थम नहीं रहा है महिलाओं से जघन्य अपराध। बदायूं लखनऊ के बाद अब बस्ती में सामने आया है दरिंदों का एक और घिनौना चेहरा। वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती का नग्न शव मिला है। लड़की के हाथ पैर की उंगलियां कटी हुई थीं, जबकि नाजुक अंगों से रूह कपा देने वाली बर्बरता की गई है। परिजनों के मुताबिक लड़की मोबाइल रिचार्ज कराने निकली, तभी उसे अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। काफी देर तक घर पे जब नहीं पहुंची तो परिवार के लोग ने खोजना शुरू किया और कहीं उसका अता पता नहीं चला और आज 2 बजे लड़की बरामद हुई, अर्धनग्न अवस्था में थी। इससे ये लगता है कि उसके साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई है और उसके हाथ की उंगलियां भी काट ली गई है। वो भी नहीं है, पाँव में भी तेजाब डाल दिया गया है। उसके ऊपर तेजाब डाल करके बड़ी ही निर्मम रूप से उसकी हत्या की गई है। चेहरे पर भी तेजाब डाला गया है। चेहरे पर भी संभवतः तेजाब डाला गया है। यूपी के नोएडा में ही एक युवती से बलात्कार का मामला सामने आया। एक रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे फोन कर नोएडा के सेक्टर 29 में बुलाया और वहीं से उसे हथियारों के दम पर अगवा कर लिया। आरोपी उसे गाड़ी में लेकर करीब 40 किलोमीटर घूमता रहा। वो उसे मेरठ के एक होटल में ले जाने लगा, जहां उसके साथ मारपीट और रेप किया गया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसने 100 नंबर पर ही फोन किया, लेकिन पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। पीड़िता के मुताबिक वो बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करा सकी, क्योंकि एक नेता के घर से ताल्लुक रखने के चलते आरोपी के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 28 जुलाई को हुई इस वारदात के बाद अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। वो मुझे अपनी गाड़ी में ले गया। गाड़ी में बैठकर 2 मिनट की बात करनी है ये बोलकर मैं गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठती उसने मेरे ऊपर पिस्टल रखते उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी आगे चलाने के लिए बोला और वो रास्ते में मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। इस बदतमीजी के दौरान उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ। ये सब होते हुए मैंने मौका पाके 100 नंबर पे कॉल भी किया कि किसी तरह से वो हमारी बातों को सुन करके लोकेशन निकाल करके हमें सेव कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। यूपी के मेरठ में बलात्कार और धर्म परिवर्तन के आरोपों पर मोदी सरकार ने अखिलेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आरोपों के मुताबिक एक लड़की को 23 जुलाई को अगवा करने के बाद कुछ लोगों ने उससे सामूहिक बलात्कार किया, फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। 2 अगस्त को लड़की किसी तरह बचकर भाग निकली। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच में जुट गई है। पुलिस ने 4 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग। कहाँ आप रहे? पहले हापुड़ रही पहले, फिर उसके बाद में वहाँ पे 2 पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है और फिर उसके बाद में एक वो उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे। वारदात की जानकारी मिलने पर बीजेपी सांसद ने समर्थकों के साथ थाने में जमकर हंगामा किया। इलाके के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि मेरठ का प्रशासन यूपी के सरकार के दबाव में पक्ष विशेष के लिए काम कर रहा है। बीएसपी की मुखिया मायावती और कांग्रेस ने मेरठ में लड़की से बलात्कार और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों को गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि समाजवादी पार्टी से सांप्रदायिक रंग देने की साजिश करार दे रही है। उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिन्होंने ये गलत कार्य किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गैंग रेप किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने भरोसा दिया है कि वारदात में जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। रोज एक न एक घटना के बारे में खबर आती है। जिसने भी किसी भी मासूम बच्ची का रेप किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, वो हिंदुस्तान के किसी इलाके में भी।
यूपी की कानपुर पुलिस ने एक महिला ज्योति की हत्या के केस में अपराधियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पीयूष नाम के शख्स ने प्रेम संबंधों के चलते प्रेमिका संग मिलकर पत्नी ज्योति की हत्या कराई थी। पुलिस ने इस केस में प्रेमिका समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। रुड़की जेल परिसर में कल देर शाम एक कुख्यात बदमाश और उसके परिजनों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बदमाश चीनू पंडित जमानत पर रिहा होकर जेल परिसर से बाहर निकल रहा था। हमलावरों ने 40 से ज्यादा राउंड गोलियां दागी। हमले का आरोप जेल में बंद बदमाश सुनील राठी के गुर्गों पर है। हरियाणा के यमुनानगर में फ्लैट न मिलने से परेशान एक NRI ने बिल्डर के खिलाफ जमकर हंगामा किया। तय समय पर फ्लैट नहीं मिलने से परेशान थे और NRI भूपेंद्र सिंह ने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से कूद जाने की धमकी दी। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब राज्यसभा में ज्यादा हमलावर होगी। पार्टी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक में उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सांसदों से कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस संख्या बल की वजह से सरकार पर दबाव बना सकती है। बैठक में राहुल ने सरकार पर लोकसभा में विपक्ष को तवज्जो नहीं देने का भी आरोप लगाया। 4.5 साल बाद एक मंच पर दिखे मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह। मौका था लखनऊ में जनेश्वर मिश्र के नाम पर बन रहे पार्क के उद्घाटन का। इस दौरान अमर सिंह ने मुलायम की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। यहाँ तक कहा कि मैं समाजवादी नहीं, मैं मुलायमवादी रहा। सब बताओ, क्या तुम समाजवादी हो? मैं कहा नहीं जनेश्वर जी, आपकी परिभाषा से और संघर्षों के इस मानक और मापदंड के अनुसार समाजवादी तो कतई नहीं। हंस कर कहने लगे लोग, मिठाई खाओ, तुम क्या? मैंने कहा बस मुलायमवादी। हालांकि मुलायम अमर जहां एक मंच पर थे, वहीं आजम खां समारोह से गायब रहे। अमर सिंह को फरवरी 2010 में समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद अमर सिंह ने अजीत सिंह की पार्टी RLD से हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। अमर सिंह को इस कार्यक्रम में आने के लिए मुलायम ने ही न्योता दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली है बड़ी राहत। नारायण राणे ने अपना इस्तीफा वापस लिया है। नारायण राणे ने कहा कि पार्टी चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं बेटे नीतीश के लिए टिकट की कोशिश करूंगा। नारायण राणे ने कहा कि राहुल समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे बात की और भरोसा दिया कि मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाएगा। राणे ने कहा कि अब कांग्रेस की जीत के लिए प्रचार शुरू करेंगे। मोदी सरकार खुदकुशी की कोशिश के कानून को बदलने की तैयारी में है। सरकार इसे अपराध की श्रेणी से निकालने की योजना बना रही है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि IPC की धारा 309 को खत्म करने का विचार किया जा रहा है। मौजूदा कानून के मुताबिक खुदकुशी की कोशिश के अपराध में 1 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। मोदी सरकार दहेज कानून के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं पर भी लगाम कसना चाहती है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें IPC की धारा 498A के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 में एक कम्युनिटी सेंटर को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग और भाजपा की निगम पार्षद शोभा विजेंद्र के बीच तकरार ठन गई। विधायक राजेश गर्ग ने शोभा विजेंद्र के खिलाफ प्रशांत विहार थाने में समर्थकों संग धरना दिया। राजेश गर्ग का आरोप है कि कम्युनिटी सेंटर जनता के इस्तेमाल के लिए है, जबकि भाजपा की निगम पार्षद शोभा विजेंद्र इसमें अपना अन्नपूर्णा NGO चलाती हैं। बिहार में विधायक राजीव रंजन ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव रंजन के मुताबिक बिहार भारत के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाला राज्य है। RJD-JDU गठबंधन का विरोध करते वक्त राजीव रंजन यहाँ तक कह गए कि इस महीने के अंत तक बिहार दुनिया का सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला राज्य बन जाएगा। राजीव रंजन ने कहा कि RJD के शासन में 2 उद्योग थे, अपहरण और ट्रांसफर पोस्टिंग, लेकिन JDU के राज में अब एक ही उद्योग ट्रांसफर पोस्टिंग का है, जिसमें 250 करोड़ की कमाई होती है। कहा अगर बात गलत निकली तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ये 250 करोड़ रुपए का चल रहा ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग, ये लगातार चल रहा है। इसको बंद करने की जरूरत है। देश में
हमको अमन चैन चाहिए, देश में हमको खुशहाली चाहिए। विकास का कार्य तभी बंद होगा जब तक ये हमारा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। यूपी के मिर्जापुर में गंगा देवी में नाव पलटने से हुआ है बड़ा हादसा। मिर्जापुर और वाराणसी के बीच गंगा नदी में नाव पलटने से 40 लोग गंगा की धारा में बह गए। एक शख्स की डूबने से मौत हो गई, जबकि 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 12 लोग अभी लापता हैं। प्रशासन और गोताखोर लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। यूपी में नोएडा के आश्रम से 3 लड़कियां लापता हो गई हैं। सेक्टर 12 के साईं कृपा आश्रम में रहने वाली कोमल, अजमीशा और दिव्यांशी नाम की लड़कियां 2 अगस्त की रात से लापता हैं। आश्रम के लोगों का आरोप है कि उन्होंने नोएडा थाना 24 में लड़कियों के गुमशुदगी की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें थाने से भगा दिया। मीडिया ने जब पुलिस से सवाल किया तो पुलिस सीधा जवाब देने के बजाय रौब दिखाने लगी। इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले 5 वनडे और 1 T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चयनकर्ताओं ने इस टीम में संजू सैमसन और करण शर्मा सरीखे 2 नए चेहरों को शामिल किया है। वहीं मुंबई की तरफ से खेलने वाले धवल कुलकर्णी की टीम में वापसी हुई है। 17 सदस्यीय टीम में कप्तान धोनी के अलावा विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और आर अश्विन सहित सभी अहम खिलाड़ियों को जगह मिली है। बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाने वाले संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। रणजी ट्रॉफी में केरल के लिए खेलने वाले संजू अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए 4 टीमों की वनडे सीरीज पर भारत ए ने कब्जा जमाया था। इस सीरीज में सैमसन ने भारत ए की ओर से 7 पारियों में 81.33 की औसत से सर्वाधिक 244 रन बनाए थे। मेरठ के खिलाड़ी ऑलराउंडर करण शर्मा का चयन उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्षमता के मद्देनजर किया गया है। आईपीएल के सनराइजर्स हैदराबाद टीम का ये खिलाड़ी रेलवे की टीम में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। स्विंग गेंदबाज प्रवीण कुमार और भुवनेश्वर कुमार के बाद करण शर्मा टीम इंडिया की कैप पहनने वाले मेरठ के तीसरे गेंदबाज हैं। इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले वनडे और T20 मैच के लिए युवराज सिंह, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जैसे सीनियर खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया है। जाहिर है चयनकर्ताओं ने इस फैसले से एक बार फिर साफ संकेत दे दिया है कि चयन का पैमाना प्रदर्शन ही है। महज पिछले रिकॉर्ड के भरोसे चयनकर्ता सीनियर खिलाड़ियों पर दाम लगाने को राजी नहीं है। आईसीसी के फैसले से नाखुश बीसीसीआई ने आईसीसी पर दबाव बनाते हुए जुडिशियल कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील करने को कहा है। जुडिशियल कमिश्नर ने जडेजा से धक्का मुक्की के मामले में एंडरसन और जडेजा दोनों को दोषी करार दिया है। चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने ओल्ड ट्रैफर्ड में जमकर पसीना बहाया। भुवनेश्वर के साथ नमन ओझा ने भी मैदान पर उतरकर प्रैक्टिस की। वहीं क्यूरेटर ने कहा है कि पिच सख्त रहेगी और उससे उछाल होगा। क्यूरेटर के मुताबिक ये पिच शुरुआती 2 दिनों में तेज गेंदबाजों को मदद करेगी, जबकि तीसरे दिन से स्पिनर भी इस पिच पर कमाल दिखा सकते हैं। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म मर्दानी के प्रमोशन की शुरुआत के लिए कल झांसी पहुंची। झांसी के किले पर पहुंचकर रानी मुखर्जी ने फोटो शूट कराया और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की। रानी ने कहा कि उनका बचपन झांसी में बीता है। वे अपने पिता के साथ झांसी किले में सुबह के समय घूमने आया करती थी। इसके अलावा भी उन्होंने झांसी से जुड़ी अपनी बचपन की कई यादों को ताज़ा किया। रानी मुखर्जी ने कहा कि फिल्म का टाइटल मर्दानी है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी मर्दानी कहा जाता है, इसलिए वो इस फिल्म का प्रमोशन झांसी से शुरू कर रही हैं। इस फिल्म के द्वारा हम जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो बहुत ही एक सोसाइटी में जो बहुत गंभीर एक समस्या जो है वो हमने टैकल किया है। मर्दानी के प्रमोशन के दौरान झांसी में रानी मुखर्जी की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। रानी ने अपने पैतृक घर जाकर अपनी कुल देवी की पूजा की और अपनी फिल्म की सफलता के लिए दुआ मांगी। फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद ने मलिका शेरावत के तिरंगे के अपमान की कड़ी निंदा की है। रज़ा मुराद ने कहा कि तिरंगा देश के मान सम्मान का प्रतीक है, लिहाजा राष्ट्र ध्वज का सम्मान सभी नागरिकों का फर्ज है। फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स के एक पोस्टर को लेकर हैदराबाद हाईकोर्ट ने मलिका को तिरंगे के अपमान का नोटिस जारी करते हुए सफाई मांगी है। तिरंगा जो है हमें जान से प्यारा है, हमारे मुल्क की आन बान शान है।
और किसी को भी ऐसी हरकत करने से पहले ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि इस किस्म की तिरंगे के साथ खिलवाड़ करना जो है वो एक बहुत बड़ा कानूनन जुर्म है।